कभी बाघों की गिनती उनके पंजों के निशान देखकर की जाती थी। हाथियों की गिनती उन्हें फिजिकली आंखों से देख के की जाती थी। लेकिन पक्षियों की गिनती कैसे हो? वो तो आते हैं, उड़ते हैं, चले जाते हैं। वह भी प्रवासी पक्षियों की, जो मौसम के साथ देश में आते हैं और चले जाते हैं। अभी तक किसी एक दिन हर निश्चित जगह पर पक्षियों की गणना होती थी, लेकिन जैसे टाइगर्स और एलिफेंट्स की सटीक गिनती के लिए अब तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, वैसे ही पक्षियों की गिनती के लिए भी तकनीक का इस्तेमाल देश में पहली बार शुरू हुआ है, वह भी हरियाणा में। इसकी अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हरियाणा के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डॉक्टर विवेक सक्सेना मौजूद हैं। आइए उन्हीं से समझते हैं कि यह कैसे संभव हुआ है। इंडियन मास्टरमाइंड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सक्सेना। सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो डॉक्टर सक्सेना, आप ये बताइए कि पक्षियों की गणना के लिए हरियाणा में तकनीक का इस्तेमाल पहली बार देश में शुरू हुआ है। कि कैसे पक्षी तो आएंगे और चले जाएंगे, आप उनको एक ही जगह पे एक साथ कैसे गिन सकते हैं कि सटीक रहे? अब आप जिस तरह से देख रहे हैं कि तकनीक, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तकनीक जो है कितनी तेजी से पूरे देश में विकसित हुई है। देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इतनी तेजी से उसका विकास हो रहा है, और उसका जो है एप्लीकेशन जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप देख सकते हैं। हम लोग किस प्रकार से, तो इसी प्रकार से जो हमारा जिसको कहते हैं हैबिटेट मैनेजमेंट या वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैनेजमेंट एक्टिविटीज में भी हम किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए और उसको मॉनिटरिंग के लिए कह लें, रिसर्च के लिए कह लें, इन पर्पज से हम यूज कर सकते हैं। जैसे अब आपने बात की पक्षियों के बारे में, तो आप जानते हैं कि हरियाणा में दो रामसर साइट्स है। एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि वेटलैंड है और दिल्ली से बहुत ही पास है, और दूसरी झज्जर जिले में भिंडावास लेक, वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वो भी दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। आप 1 से 1.5 घंटे में वहां भी पहुंच सकते हैं। और जो प्रवासी पक्षी होते हैं जो कि विशेष रूप से विंटर्स में दूर दूर से साइबेरियन रीजन से आके बीच में यहाँ के जलवायु के अनुकूल यहाँ पे रुकते हैं और फिर आगे चले जाते हैं जैसी गर्मी की शुरुआत होती है, तो जो बर्ड वॉचर्स हैं वो काफी कीन रहते हैं कि आपके जो पक्षी आए उनकी कौन सी साइटिंग हुई, कौन सी नहीं आई। लेकिन किस प्रकार से हमारे अन्य प्रकार के जो आपकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, उनके हिसाब से हमारी ये वेटलैंड में हमें किस प्रकार से सुटेबिलिटी है, क्योंकि दे आर द बेस्ट इंडिकेटर्स कि अगर पक्षी ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब हमारी वेटलैंड जो है उनको भा रही है, और अगर वो कम आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम वो अपने वेटलैंड को उस प्रकार से ठीक प्रकार से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि पक्षी जो है उसको चयनित करके यहाँ पर प्रवास करें। तो इस प्रकार का जो है आप देखें कि समय समय पे मीडिया में भी, और जो अपने एक्सपर्ट्स हैं, बर्ड वॉचर्स हैं, वो अपना हर साल जो है उसकी सेंसस टाइप करके और एक अपनी रिपोर्ट भी बनाते हैं, जैसे एशिया वाटर बर्ड सेंसस होती है जो कि वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया हर वर्ष आयोजित करती है। लेकिन इसमें सही प्रकार के किस प्रकार से हम इंश्योर करें कि कौन कौन से पक्षी आ रहे हैं, किस प्रजाति के आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो इसके लिए जिस प्रकार से आप देखते हैं कि आजकल नेशनल पार्क्स वगैरह में टाइगर की गणना या अन्य वाइल्ड लाइफ की गणना के लिए आप कैमरा ट्रैप का यूज करते हैं। जी। तो इसी प्रकार और अब जो है पक्षियों के लिए भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमेज प्रोसेसिंग वगैरह की तकनीक यूज करते हुए ये प्रयास किया गया है कि आप वॉच टावर के ऊपर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ऐसे एआई आधारित कैमरे लगाएं जो कि आपकी पक्षियों की रियल टाइम में इमेज कैप्चर करके और आपको उसकी सही पहचान करके आपको अलर्ट भी दे कि आप देखना चाहेंगे कि कौन से पक्षी या किसी पर्टिकुलर लोकेशन में किस प्रजाति के किस डेट को कितने बजे किस लोकेशन पे जियो लोकेशन के साथ में वो दिखाई दिए। और इस प्रकार से ये डेटा आपका अगर पूरी प्रकार से इकट्ठा होता है तो रिसर्चर्स के लिए और उन सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिसको कहें कि डेटा अवेलेबल होगा, जिससे कि वो अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो पार्क मैनेजर्स हैं और जो मैनेजमेंट के लिए डे टू डे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं
वो लोग भी जो है अपने को देख सकते हैं और उनका भी ज्ञानवर्धन होगा। और एक तरह से ये अनलिमिटेड यूजेस हैं। जब एक आज आप देख रहे हैं कि हर चीज में डेटा इज द मेन गोल, तो अगर जितना आपको सही डेटा उपलब्ध है उसको प्रॉपर प्रोसेसिंग और वो करके उससे आप जो एनालिसिस करके जो रिजल्ट्स लाते हैं, वो आपको सही मार्गदर्शन देता है कि किस प्रकार से आप जो है अपनी मैनेजमेंट इंटरवेंशंस करें या कोई करेक्टिव मेजर्स लेना है तो उसको करें। कि तो इसमें जो कैमरा ट्रैप या कॉन्टिन्यूअस एआई मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, उसकी वजह से न सिर्फ जो पक्षी विशेषज्ञ हैं और जो जो वाइल्ड लाइफर्स हैं, उनके अलावा आम लोगों को भी बेनिफिट होगा। उनको पता चलेगा कि सब कब कहाँ किस जगह पर माइग्रेटरी बर्ड्स आ रही हैं, तो वहां जाके वो फोटोग्राफी के जो शौकीन हैं वो भी वहां पहुंच सकते हैं। तो इसका तो काफी फायदा आम आदमी को भी होने वाला है। जी हाँ, आम आदमी को विशेष रूप से युवा वर्ग को, जो कि काफी आजकल रुचि रखते हैं प्रकृति और प्रकृति संरक्षण में, और विशेष रूप से जिसको कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। अभी पक्षी विशेषज्ञ जाके अपने कैमरे से फोटो लेते हैं और वो ज्ञान उन्हीं तक सीमित रहता है या उनका अपने आपस के नेटवर्क में रहता है। और वो थोड़ा बहुत अखबारों में आता है कि ये पक्षी इतने दिनों बाद देखा गया, पहली बार देखा गया। और जब ये बिल्कुल प्रमाण के साथ कि किस लोकेशन पे और कितने बजे कहाँ पर देखा गया और कितनी संख्या में देखे गए, तो इस प्रकार की अगर जानकारी उपलब्ध है कॉन्टिन्यूसली, तो विशेष रूप से जो है एक तो लोगों में जागरूकता बढ़ती है, रुचि बढ़ती है। और अगर आप इको टूरिज्म की बात करें, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात करें, तो उस प्रकार से एक प्रकार से हम जो है नेचर के बारे में, पक्षियों के बारे में और इनके बारे में लोगों को विशेष रुचि भी जो है पैदा करने में ये एक विशेष सहयोग देती है। और इसको न केवल आप यहाँ पर लोकल लेवल पे, क्योंकि आजकल डेटा ट्रांसमिशन ईमेल और उसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र हो जाता है। तो इस प्रकार का अगर इसको हम रेप्लिकेट करके अन्य लोकेशन में भी भारतवर्ष में इसको होता है, तो आपस के नेटवर्क में भी कहीं ना कहीं इसको फ्यूचर में किया जा सकता है कि वही पक्षी जो लोकेशन पे आज अगर दिखा, और हर एक के कुछ यूनिक फीचर्स भी होते हैं, और एडवांस तकनीक के साथ अगर जिस प्रकार से हम पहचान लेते हैं कि आजकल ये आदमी की शक्ल जस्ट दिखी और वो उसके हिसाब से डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उसी प्रकार से फ्यूचर में पक्षियों को भी आपने डिटेक्ट किया कि ये पक्षी, क्योंकि उनके नाम वगैरह तो हमें पता, स्पीशीज पता होती है, ये नहीं पता होता है कि उसका एग्जैक्ट नाम क्या है। जैसे हम लोगों के एक विशेष रूप से नाम होता है, जैसे आपको शरद जी के रूप में जाना जाता है, मुझे विवेक के रूप में जाना जाता है। तो उस प्रकार से उनकी इमेज को प्रोसेसिंग करके फ्यूचर में सपोज कीजिए आज वो सुल्तानपुर में दिख रहा है, और आपस के नेटवर्क में रिसर्चर्स जो है सेम पक्षी को अभी क्या करते हैं, आपको टैगिंग करके या किस प्रकार से उस सिग्नल से, सैटेलाइट सिग्नल से आप ट्रैक करते हैं कि उनका क्या फ्लाइंग पाथ था, क्या था। वो तो एक तकनीक है ही, प्लस साथ ही साथ ऐसी अलग लोकेशन पे अगर वो कहीं डिटेक्ट होते हैं तो आपस के नेटवर्क में वो भी डैशबोर्ड पे आपके फ्यूचर में आ सकता है कि ये पक्षी इतनी तारीख को यहाँ पर देखा गया था, उसके बाद इतनी तारीख को यहाँ पर देखा गया था। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप एआई तकनीक का यूज करके आप स्पाइंग में, या फिर आप जिसको कहते हैं कि किसी प्रकार के जो आपके ऑफेंडर्स हैं उनके मूवमेंट को भी आप इसी प्रकार से ट्रैक करते हैं, तो इस प्रकार से ये तकनीक का यूज जो है आप सकारात्मक रूप से पक्षियों के स्टडीज के बारे में, लोगों को जागरूक करने के बारे में और प्रकृति संरक्षण के लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं। विवेक जी, जैसे अभी तक टाइगर्स को उनके स्ट्राइप्स की वजह से एक एक टाइगर को पहचान लिया जाता है, क्या ये जो एआई बेस्ड कैमरे हैं, ये किसी भी पक्षी को दूसरे पक्षी से अलग कर सकते हैं? कि एक ही स्पीसीज के अगर 100 पक्षी या 1000 पक्षी वहां पे हैं, तो उसमें से एक पर्टिकुलर बर्ड कितने हर साल अगर लौट के आ रही है, उसी जगह आ रही है कि कहीं और जा रही है? अभी तक हम ट्रांसमिटर्स लगाते थे, तो लेकिन क्या एआई कैमरे से हम किस हर पक्षी को पहचान सकते हैं एक दूसरे से अलग? देखिए, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया। ये सब डिपेंड करता है कि हम रिसर्च करके किस प्रकार से अपने इमेजेस को ट्रेन करें, और जिस प्रकार से, जिस तेजी से, जिस रिवोल्यूशन से एआई तकनीक आगे बढ़ रही है, तो आज के इस युग में असंभव कुछ भी नहीं लगता। तो ये ओनली चीज है कि इस दिशा में किस प्रकार से आगे रिसर्च हो, किस प्रकार से उस तकनीक का विकास हो। जो भी पक्षी है उसको आप किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें, इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर पाए कि वो सेम पक्षी है जो पिछले वर्ष इतनी तारीख को आया था, इस वर्ष कितनी तारीख को आया। तो ये सब
संभव है, लेकिन ये इसके लिए एक, जिसको कहते हैं कि प्रॉपर अप्रोच के साथ और प्रॉपर विल पावर के साथ जो है लगातार प्रयास करना होगा, तभी ये चीज आगे बढ़ सकती है। अच्छा, अभी तक जो हरियाणा में ये शुरू हुआ है, वो आपने बताया दो रामसर साइट्स हैं वहां पे। हरियाणा अपने आप में एक बहुत छोटा स्टेट है जहाँ पे जंगल बहुत कम है, वेटलैंड्स और भी कम है। तो ऐसे में जहाँ पे दूसरे प्रदेशों में इतना रिच डाइवर्सिटी है, इतना रिच फॉरेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी है, तो उसके बजाय ये हरियाणा में आपने इसके बारे में कैसे सोचा कि सब हमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इनकी गणना करनी चाहिए? कि मैं हरियाणा कैडर का भारतीय वन सेवा का अधिकारी हूँ, और तो मैं जो है, मेरा कार्य क्षेत्र जो है, जब मैं राज्य में काम करता हूँ तो हरियाणा तक ही सीमित है, हम्म। जहाँ की मैं इस प्रकार के प्रयोग की शुरुआत कर सकता था वो मैंने की है। दिल्ली के पास होने का एक एडवांटेज ये है, और आपके माध्यम से अन्य जो है धीरे धीरे करके आई थिंक अन्य जगह पे भी लोग इसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो एक शुरुआत है, और नेचुरली इसको बढ़ाने का काफी आगे स्कोप है। तो इसको, बल्कि मैं नहीं कहता कि ये जो अभी शुरुआत है ये बिल्कुल अभी परफेक्ट हो गया है। ये एक प्रयास है, इस प्रयास के परिणामों के साथ जो है, जिसको कहते हैं कि आप कोई भी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो उसमें कुछ कमी भी डिटेक्ट होती है। तो जो भी कमी है कॉन्टिन्यूस उसके साथ, प्लस आपस की नेटवर्किंग के साथ अन्य राज्यों के भी जो आपके वाइल्ड लाइफ रिच एरियाज है उनके साथ नेटवर्क करके, भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो कि काफी इन प्रयासों को जो है मोटिवेट करता है, आगे बढ़ाता है। विशेष रूप से आप देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, जो कि गुड़गांव से ही बिलोंग करते हैं, गुड़गांव से, हम्म। तो और उनका विशेष इंटरेस्ट भी रहता है कि किस प्रकार की चीजों को किस तरह से प्रमोट किया जाए। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये जो शुरुआत है, मेरे आगे आने वाले भी जो सक्सेसर्स हैं और मेरे अन्य जो सहयोगी लोग हैं, तो अन्य राज्यों में भी इसको जो है और अच्छे ढंग से, इसमें जो भी गलतियां उनको सुधार करके इसको लागू करने की कोशिश करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक जो ट्रेंड है, जो भी आप लोग के पास डेटा अवेलेबल है, तो हरियाणा में अभी तक कितनी कितनी स्पीसीज स्पॉट की गई हैं? अभी तो देखिए जस्ट इसकी शुरुआत है, तो इसका शुरुआत के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए कॉन्टिन्यूअस जो है, जिसको कहते हैं, हमारे पास साइंटिफिक मैन पावर और इस प्रकार के लोगों की काफी कमी है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए अब उसको आगे धीरे धीरे करके रिजल्ट्स आएंगे। तो ये तो जस्ट अभी शुरुआत है, जिसमें शुरुआत के परिणाम में जो है रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। एटलीस्ट वो डिटेक्ट करके ये जियो लोकेशन के साथ ये बता पा रहे हैं कि कौन सी स्पीशीज है, वो सही स्पीशीज का डिटेक्ट कर रहे हैं। और किसी जगह अगर फोटो के हिसाब से जो इमेज, जिसको कहते हैं डेटा ट्रेनिंग, या उसमें अगर लगता है कि उस बर्ड की इमेज सही नहीं है, तो वो भी आइडेंटिफाई करके करेक्टिव मेजर ले जा रहे हैं कि अगर उसने ठीक से कैमरे से आइडेंटिफाई स्पीशीज का सही नाम नहीं हुआ तो उसको और ट्रेन करके, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी एक ही बर्ड स्पीशीज की आपकी जितनी ज्यादा पिक्चर्स होगी, लाखों में, हजारों में, उसके हिसाब से वो ट्रेन होता है। हम लोग भी किसी को कैसे पहचानते हैं कि, जैसे आप शरद जी हैं, हम आपको कैसे पहचानते हैं? हम आपको एक बार मिले तो हो सकता है उसके बाद बहुत सारे लोगों को मिले भीड़ में, तो ठीक है, थोड़ा सा हुआ, आपको थोड़ा सा पहचान लिया, तो दोबारा कहीं मिले, बोले अच्छा हाँ इनको देखा तो था। तो इसी तरह अगर हम आपसे 10 बार मिलेंगे तो होगा कि आप दूर से देखते ही आप पहचान जाएंगे कि अगर आप पीछे से नहीं जा रहे हैं तो आपकी चलने का स्टाइल क्या है, उससे हम पहचान जाएंगे कि शरद जी हैं। तो इसी प्रकार से जो है वो तकनीक को भी इस प्रकार से यूज करके इसको किया जा सकता है। अच्छा, माना जाता है कि देश में करीब 1,000 के करीब बर्ड स्पीसीज हैं, जिनमें से हरियाणा में करीब 250 के आसपास पाई जाती हैं, जो जी। स्पॉट की गई अभी तक। तो ये ट्रेंड बेटर कैसे हो सकता है? 250 से स्पीसीज ज्यादा भी बढ़ सकती हैं, या जो जो कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि पिछले कुछ सालों में जो हरियाणा में बर्ड स्पीसीज काउंट की जा रही हैं वो कुछ कम है। तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, एशिया वाटर बर्ड सेंसस की जाती है, और जो प्रवासी पक्षी हर वर्ष आते हैं
उसका काउंट भी किया जाता है, स्पेशली एनसीआर रीजन में, हरियाणा में, दिल्ली गुड़गांव के आसपास, उधर नोएडा के आसपास, दिल्ली में ओखला बर्ड सेंचुरी के आसपास। तो ये गिनती थोड़ी बहुत जो कि डिटेक्ट करते हैं घटती बढ़ती रहती है। और अभी ये जो गिनती होती है वो बेसिकली मेन रूप से जो है, जो नेटवर्क है दिल्ली बर्ड नेटवर्क, वो एक विशेष दिनों में जो है वो काउंट करते हैं अपनी टीम्स बना के, और उसमें जो जो डिटेक्ट होती है उसके हिसाब से रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि ये पक्षी डिटेक्ट हुए और लगभग इतनी स्पीशीज डिटेक्ट हुई। तकनीक के आधार पे निश्चित रूप से जो ये डिटेक्शन का प्रोसेस और इम्प्रूव होगा। जहां तक पक्षियों के संख्या, जो प्रजातियां हैं उनके साइटिंग की कमी या ज्यादा की बात है, वो काफी चीजों पे निर्भर करता है। जैसे आपका आजकल आप क्लाइमेट चेंज का जमाना है, विंटर में पॉल्यूशन का जमाना है, तो ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। जितना हम प्रकृति संरक्षण की ओर ध्यान देंगे, हमारे जो वेटलैंड हैं या तालाब हैं उनको साफ सुथरा रखेंगे, संरक्षित रखेंगे, तो निश्चित रूप से पक्षी भी जो है वो आना ज्यादा पसंद करेंगे। ये उसी प्रकार से जैसे अगर आप जा रहे हैं हाईवे पे, आपको 10 ढाबे हैं, आप दूर से देख के जो ढाबे आपको लगेगा कि ये साफ नहीं है, तो आप उसमें घुसेंगे ही नहीं खाना खाने। जहां आपको बाहर से लगेगा अच्छा ये तो अच्छे हैं, यहाँ पे भोजन अच्छा होगा, आप उसी में जाएंगे। तो उसी प्रकार से पक्षी जब अपने, प्रवासी पक्षी जब अपने यात्रा पे निकलते हैं, तो वो ऐसे ही स्थान का चयन करते हैं जहां उन्हें लगता है हाँ यहाँ पर, यहाँ ठीक है, यहाँ मैं उसके हिसाब से मैं यहाँ रह सकता हूँ, सुरक्षित रह सकता हूँ। और अगर ऐसे स्थान है जहाँ पर कि आपका पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड जगह है, पानी भी गंदा है, तरह तरह के केमिकल्स हैं, तो यही सब है कि हमें सुनिश्चित करना है कि डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन एस्पेक्ट को रियल फॉर्म में हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें ग्राउंड लेवल पे, कि आपकी जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वो भी रिस्पॉन्सिबल हो। वो ये ना सोचे कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट बना लिया और उसके बाद उसके जो एफ्लुएंट्स हैं वो फ्री हैं कहीं भी फेंकने के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं पानी में फेंक दो। बट उसका कितना कुप्रभाव अन्य प्रजातियों के ऊपर पड़ता है उसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। तो एक जिम्मेदार पर्यावरण प्रेमी सिटीजन जो हर कोई उस रूप में अपनाएगा, चाहे वो नागरिक हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी व्यवसाय, कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस हो, वो सब मिल के जब तक जो है अपने आसपास के क्षेत्र को जो है पर्यावरण से, केयर फॉर नेचर के उद्देश्य के हिसाब से जब तक नहीं मेंटेन करेंगे, तो ये सब प्रयास करने पे ही आप पक्षियों की अधिक से अधिक संख्या सुनिश्चित कर सकते हैं। कई बार हो सकता है कि पक्षी की, जैसे आपने कहा 250 प्रजाति, अब कुछ प्रजाति हो सकती है जो संख्याओं में ज्यादा आती थी अब कम आई, या कम आती थी या ज्यादा आई। तो ये सब चीजें मैटर करती है जो कि आपको इंडिकेट करती है कि आपकी इकोसिस्टम की हेल्थ के प्रति जो है आप कितने प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। ये अभी तक दो वेटलैंड्स हैं हरियाणा में, तो इनका नंबर कुछ बढ़ाने पे भी विचार हो रहा है कि ये जैसे भदभदा है, करना है, नंबर ऑफ लेक्स, तो उनको भी क्या डेवलप करने करने की। देखिए संभावना है, लेकिन अभी इस दिशा में कोई और प्रयास जो है जिसको कहते हैं कि जिस प्रकार से होना चाहिए वो अभी अपेक्षित है। तो जो दो हमारी साइट्स हैं इनको विशेष रूप से हम आरामसर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इनको मेंटेन करें, और साथ ही साथ हम और भी एक दो जो अ, जैसे O2 रिजर्वायर है आपका सिरसा जिले के पास, या करनाल जिले में करना लेक है, जैसे आपने कहा, ये सब पोटेंशियल एरियाज है जिनको जब तक हम साइंटिफिक ढंग से उनका पहले जो आवश्यकता होती है, क्योंकि डिक्लेयर खाली कर देने से नहीं काम चलता, हमको उसको उसके पैरामीटर्स के हिसाब से उसको पहले असेसमेंट करके उसका पोटेंशियल असेस करना होता है। तो इस दिशा में मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में जो है लोग जो है हम लोग इसको आगे प्रयास करके आगे और संभाव जो रामसर साइट्स हो सकती हैं उसके लिए प्रयास करेंगे। थोड़ा सा डाइवर्जन है, लेकिन मुझे पता चला कि हरियाणा में एफॉरेस्टेशन भी बहुत हुआ है। जो सूखे ग्रस्त इलाके थे जहाँ, तो वहां पे भी पानी आ गया है। ये कैसे आपने आपने किया। नहीं, पानी की जो आपने बात की, आई थिंक जो आपकी जानकारी है वो, कई जगह जो पानी आ गया वो ये कि कैनाल के किनारे जो है ना, जिसको कहते हैं वाटर लॉक्ड एरियाज हो जाते हैं, वो सेम का पानी जिसको कहते हैं जी सीपेज का, जी जी। तो वो है। बाकी हरियाणा में प्लांटेशन करने का वैसे तो स्कोप लिमिटेड है, क्योंकि आपको पता है कि 80-85% से अधिक जो है वो आपका कृषि प्रधान राज्य है, और वो क्षेत्र भी कृषि के अंतर्गत आता है, जिससे कि पूरे आपके जिसको फूड ग्रेन्स की सप्लाई और वो सब सुनिश्चित की जाती है।
लेकिन उसके बावजूद जो है, जबकि वन क्षेत्र खाली 3.5% है, कृषि वानिकी के उसमें जो लोगों को उत्साहित करके विशेष रूप से यूकलिप्टस और पॉपुलर बेस्ड जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, उसमें हरियाणा का नाम विश्व स्तर पे जो है बिल्कुल अग्रणी उसमें राज्य में गिना जाता है। और इस विशेष रूप से यमुनानगर, अम्बाला और कुरुक्षेत्र, इन क्षेत्रों में तो एग्रो फॉरेस्ट्री को जिस प्रकार से अपनाया गया, उसकी वजह से कंट्री की जो प्लाईवुड इंडस्ट्रीज हैं वो मैक्सिमम इस क्षेत्र में आई हैं, और 50% से लगभग अधिक जो है प्लाईवुड जो है वो हरियाणा राज्य की फैक्ट्रियों से ही सप्लाई होता है पूरे देश में। और इस प्रकार से जो आपकी सिमिलरली पैकेजिंग इंडस्ट्री में ये सब एग्रो फॉरेस्ट्री वेस्ट वुड, इट मीन्स की वुड विच इज सोर्स फ्रॉम द नॉन फॉरेस्ट एरिया जो यूज की जाती है, तो इन्हें वे हरियाणा ने कृषि वानिकी को विस्तृत रूप में अपना के समीपवर्ती जो अच्छे वन क्षेत्र वाले राज्य हैं, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी इधर के क्षेत्र हो गए, उनके जंगलों को बचाने का भी काम एक तरह से हम लोगों ने किया है। हाँ, दरअसल एक्चुअली मैं बात कर रहा था बॉन्ड चैलेंज के तहत जो करीब 2 सवा 2 करोड़ हेक्टेयर लैंड आपने रिक्लेम की है, फॉरेस्ट लैंड। तो वो कैसे कैसे किया? देखिए, बॉन चैलेंज जो है वो 2011 में जर्मनी में एक उसमें लॉन्च किया गया था, और भारतवर्ष ने इसको 2015 में ज्वाइन किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो हुआ था, उसी समय बॉन्ड चैलेंज का भी इंडिया का कमिटमेंट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 13 मिलियन हेक्टेयर, मतलब 1.3 करोड़ हेक्टेयर जो है वो लैंड जो है, डिग्रेडेड लैंड विल बी ब्रॉट अंडर रिस्टोरेशन 2020 तक। और उसको 2.1 करोड़ हेक्टेयर करना था 2030 तक। दिस मीन्स कि ये लैंड जो आपकी डिग्रेडेड लैंड है, इट हैज टू बी ब्रॉट अंडर रिस्टोरेशन। इसमें अंतर है रिस्टोरेशन और रिस्टोर्ड में। आपने एक इंटरवेंशन किया, उसको रिस्टोरेशन के अंतर्गत लाए, पर लेकिन उसको सस्टेन करके वाकई में वो रिस्टोर हो रही है, वो भी एक चैलेंज है जिसके दिशा में जो है लगातार काम हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आपका यूएनसीसीडी का जो कॉप हुआ था भारतवर्ष में 2019 में, जी। यूएनसीसीडी जो कि मरुस्थलीकरण से संबंधित 3 जो रियो कन्वेंशन है, जलवायु परिवर्तन के, जैव विविधता के और मरुस्थलीकरण के, उनमें से एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन है, जिसमें भारतवर्ष भी जो है उसका एक सदस्य है। और भारत में इसकी जो सबसे बड़ी मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो 2019 में आयोजित की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय इसका लक्ष्य जो है भारतवर्ष के लिए 2.1 करोड़ हेक्टेयर से बढ़ा के 5 मिलियन हेक्टेयर और बढ़ा दिया था। इसका मतलब 2.6 करोड़ हेक्टेयर 2030 तक। अब इसमें विशेष अचीवमेंट ये है कि जो अभी 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन होता है, यूएन वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो कि आयोजित किया गया था, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि ग्लोबल रिपोर्टिंग सेक्रेटेरिएट भी है, जो कि बॉन्ड चैलेंज के आंकड़ों को इकट्ठा करके किस देश ने कितनी अचीव किया वो बॉन्ड चैलेंज बैरोमीटर के रूप में जो है प्रोजेक्ट करते हैं। तो भारतवर्ष के भी विभिन्न राज्यों के जो आंकड़े इकट्ठे किए गए, और ये बॉन्ड चैलेंज का जो ये प्रोजेक्ट था, जो आंकड़े इकट्ठे करके और उसको कंपाइल करके प्रोग्रेस रिपोर्ट को बनाने का, ये मैं जब डेपुटेशन पे था एज ए कंट्री हेड ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उस समय ही 2019-20 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। अब इसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट लॉन्च हुई है, उसके अनुसार आपके 2020 तक के जो आंकड़े इकट्ठे किए गए, 2020 तक भारतवर्ष ने 21.76 मिलियन हेक्टेयर जो है का रिपोर्टिंग की है, जो कि लैंड विच हैज बीन ब्रॉट अंडर रिस्टोरेशन। 21.76 मिलियन हेक्टेयर का अर्थ है 2.176, अगर मैं हिंदी सही बोल रहा हूँ, करोड़ हेक्टेयर जो लाया गया। और अगर आप देखें तो 21 मिलियन हेक्टेयर हमारा लक्ष्य था 2030 तक, वो हमने प्राप्त कर लिया है जो लैंड अंडर रिस्टोरेशन लाए हैं 2020 में ही। और अगर 2025 के तक के आंकड़ों को हम इकट्ठा करेंगे तो दो आगामी जो मरुस्थलीकरण वाली यूएनसीसीडी की कॉप मंगोलिया में हो रही है अभी अगस्त में,
तो उन आंकड़ों को अगर संकलित करके प्रोजेक्ट करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये लक्ष्य 2030 तक का माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित किया था, 26 मिलियन हेक्टेयर यानी 2.6 करोड़ हेक्टेयर का, वो भारतवर्ष प्राप्त कर चुका होगा अगर उसकी रिपोर्ट आती है, ऐसी संभावना है पूरी। और दूसरा ये कि साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो राज्य जो है केवल आंकड़ों के साथ साथ जो है ये एरिया जो कि रिस्टोरेशन के लिए इंटरवेंशन किया गया है, ये भी सुनिश्चित करें कि ये वाकई में रिस्टोर होके हमारे जो विभिन्न लक्ष्य या कमिटमेंट्स हैं, चाहे बॉन्ड चैलेंज के हो या पेरिस एग्रीमेंट के हो, उन सबको अच्छे ढंग से पूरा मेहनत के साथ करके पूरा करेंगे। हम्म। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अगर इसको सरल भाषा में कहें तो कैसे कहेंगे कि जो बंजर जमीन थी उसको उस पे आपने जंगल उगा दिए, जो रेस्टोरेशन की बात आप कह रहे हैं। देखिए, इसको बंजर जमीन का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि वो पूरी बंजर है। जी। बंजर जमीन का मतलब होता है, रिस्टोरेशन का मतलब एक जमीन की जो कैपेसिटी है इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करने की, जी। चाहे वो वाटरशेड रूप में हो, चाहे वो पेड़ लगाना एक प्रक्रिया है। पर साथ साथ उसके साथ आपके डिफरेंट तरह के इंटरवेंशन होते हैं, जैसे आपका वाटर कंजर्वेशन है ना, तो उसके लिए आप विभिन्न प्रकार के इंटरवेंशंस करते हैं, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, जिससे कि आपका वाटर कंजर्व होता है और नीचे आपकी जमीन की उपजाऊ शक्ति जो है वो बढ़ती है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा विवेक जी। मुझे लगता है हमारे दर्शकों के ज्ञान में भी वृद्धि होगी और पक्षियों की संख्या में भी। और बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे दूसरे प्रदेश अपनाते हैं, जल्द ही इस टेक्नोलॉजी का, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरों का इस्तेमाल दूसरे प्रदेश भी करने लगेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर उन्हें हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, ताकि उनको नए वीडियो के अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक देखते रहिए इंडियन मास्टरमाइंड्स। थैंक यू।